विभास सिंह चौहान जी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप का भ्रमण कैसा रहा, रेणु जी को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, आपका शोध क्या है, इस पे जो हमारे लोग बैठे हुए हैं वो अपने विचार वहां पर क्या है। बहुत शुक्रिया। आपको आज की शाम का कार्यक्रम कंडक्ट करने के लिए शुक्रिया, मुझे इनवाइट करने के लिए और ये मौका देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। छाँव फाउंडेशन के बारे में प्रोफेसर सबा याया ने मुझे रास्ते में फ़ोन पे बताया था और फिर शाम को मुलाकात इन लोगों से हुई। तो आज के आने का जो प्रोग्राम है वो उसके लिए न मेरी कोई तैयारी थी न है, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पहुँच सकी और आप लोगों से दो बात करने की मुझे मौका मिला। आप लोगों में बहुत ही स्कॉलर्स, ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने साहित्य में काम किया है। ख़ास तौर से अगर रेणु जी से मिले हैं, आपकी खुशकिस्मती मैं समझती हूँ। हमें वो मौका नहीं मिला। मेरा जो रेणु पे मेरा इंटरेस्ट बहुत पुराना है। मेरा गांव बलिया, आजमगढ़, ये दो गांव मेरे माता पिता के हैं। उन्होंने हमें, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे और दिल्ली में ही हम रहे और पढ़े, लेकिन गांव से संबंध बहुत करीबी रहा। या तो कोई हमारे यहाँ रहता था या हम गांव में ज़रूर रहते थे, जिसकी वजह से भोजपुरी भाषा पे मेरी ग्रिप अच्छी है, मैं समझती हूँ अच्छी है। और इधर मेरी जो शिक्षा है वो इंग्लिश ऑनर्स अंग्रेज़ी में और एमए अंग्रेज़ी में पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जेएनयू से मैंने पीएचडी करी है कंपैरेटिव लिटरेचर में, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, कम्युनिटी इन फिक्शन पर। और उस दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ी जो जिनमें दूर दराज की समाज के बारे में जो फिक्शन था, उसको मुझे सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं, एक लिटरेचर और समीक्षक की दृष्टि से जैसे उसको पढ़ा जाना चाहिए था, जो हमें सिखाया गया था, वो पढ़ने का मुझे मौका मिला। उसी समय मैंने फणीश्वर राम रेणु जी के भी जो उनकी राइटिंग थी उसको भी मैंने पढ़ा, समझने की कोशिश करी। और भाषा का सवाल उस समय भी उस पर बहुत डिबेट चलता था और आज भी है। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जेएनयू में शिफ्ट होना पड़ा पीएचडी करने के लिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट नॉन इंग्लिश जो थीसिस जिसमें सिर्फ इंग्लिश पर शोध नहीं है और भाषाएं को हम इंक्लूड करते हैं, उसके लिए शायद उस समय कोई सूटेबल सुपरवाइज़र भी उपलब्ध नहीं था और न ही उनका प्रोग्राम था। जेएनयू उस समय ये काम कर रहा था और आज भी करता है। तो मैंने प्रोफेसर मीनाक्षी मुखर्जी, जानी मानी, जो खुद अपने में बहुत बड़ी स्कॉलर थी, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ अपनी पीएचडी करी और काम किया। और उस काम के दौरान मैंने न सिर्फ बांग्ला, हिंदी और अंग्रेज़ी में काम किया, बल्कि अनुवाद में मेरी रुचि बढ़ी। बांग्ला मैंने सीखी और अनुवाद में बढ़ी। इतनी बात मैं अपने बारे में शायद कहीं नहीं करती हूँ, यहीं कर रही हूँ, क्योंकि रेणु जी की बात है और रेणु जी की भाषा है और रेणु जी की धरती है और रेणु जी का समाज है। तो देखा जाए तो दूरी दिल्ली में और आई हिंगना में अगर एक तरह से देखें तो कह सकते हैं कई 100 मील दूर है। दूसरी तरह से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो औराई हिंगना को
देश के दूसरे हिस्सों से और बहुत सारे महानगरों से जोड़ती हैं। और किसी भी साहित्यकार का, मुझे लगता है, किसी भी साहित्यकार की समीक्षा में एक बहुत ही आवश्यक तत्व यह होता है कि वो रचना जो है लिखी किसके लिए गई है और उसको कैसे पढ़ना है। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात हुई कि शायद उसके ऐसे पाठक हैं जिनके बारे में रचनाकार ने शायद सोचा भी ना हो कि ये भी उनके पाठक हो सकते हैं। उनकी पुस्तक को पढ़ने का एक ये भी तरीका हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रचनाकार के मन में वो बात हो जब उन्होंने वो रचना की हो। तो जब समय बीतता जाता है तो रचनाओं को पढ़ने का तरीका भी बदल जाता है, और उसकी तरफ जो नज़रिया होता है, जिसको हम टेक्स्ट कहते हैं, जो बेसिक राइटिंग होती है, वही राइटिंग जब समय बदलता है उसका अर्थ बहुत कुछ दूसरे अर्थों में उसको पढ़ा जाता है। और जब मैं समय बदलने की बात करती हूँ तो समय बदलने का मतलब क्या है? समय बदलने का मतलब ये है, जो आपने पढ़ा, सामाजिक राजनैतिक जो बदलाव आते हैं, उसको एक तरीके से बड़े कैनवस पर कहा जाता है इंपीरियलिज्म से लेके डेमोक्रेसी तक। और डेमोक्रेसी दुनिया के लिए बहुत पुरानी नहीं है और बहुत नई भी नहीं है, लेकिन हमारी सोच, हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण उस चीज़ों से रंगा जाना, मतलब हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो उनको उसको कलर करता है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनके मतलब हम आज पढ़ें, समीक्षा उसकी आज पढ़ें तो हमें आश्चर्य होता है कि ये क्या तरीका है इसको समझने का, और वो बदला क्यों है। अंग्रेज़ी में ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं। एक शार्लेट ब्रॉन्टे की जेन आयर नाम की किताब है, उसमें जिसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म, वेस्ट इंडीज़ का, जब वो लिखी गई थी किताब, तो उसमें जो उसके हीरो हैं जो कि अंग्रेज़ हैं, उनकी ओर सहानुभूति से वो पढ़ी जाती थी, और उसका अर्थ ऐसे समझा जाता था जैसे ये विक्टिम हो गए हैं वेस्ट इंडीज़ के, जब फ्रीडम आया, डेमोक्रेसी आई। और वो किताब को आज पढ़ने का नज़रिया बिल्कुल उल्टा हो गया है। उनको एक तरह से विलन की तरह देखा जाता है, जिस तरह इंपीरियलिज्म को हम देखते हैं। और किसी भी अच्छी रचनाओं की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें वो आप लोग इतने ज्ञानी हैं, आप जानते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहती। पर एक जो होती है वो होता है रचना का इंटरप्रिटेशन बदलते हुए समय के साथ बदलना। और मेरे हिसाब से फणीश्वर राज रेणु की राइटिंग ऐसी ही है। उसको, मेरा जो काम है वो एक स्पेसिफिक काम है, क्योंकि मैंने अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में लगभग 36 साल से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ाया है। और लगभग 15-20 साल पहले हम लोगों के एक ग्रुप ने ऐसा समझा कि अंग्रेज़ी लिटरेचर जो है वो सिर्फ वही लिटरेचर क्यों हो जो कि यूनाइटेड किंगडम में लिखा गया हो, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में लिखा गया हो, क्योंकि उनका भी साहित्य जो हमने पढ़ा था एज स्टूडेंट्स, उसमें काफ़ी साहित्य जो था वो लैटिन और ग्रीक से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेटेड था। तो अगर हम वो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो हम भारतीय भाषाओं का ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ते और पढ़ाते हैं। जैसे हमेशा होता है, उसमें बहुत डिबेटेबल इशू था कि ये इंग्लिश लिटरेचर नहीं रह जाएगा, ये ट्रांसलेशन का कोर्स हो जाएगा, इंडियन लिटरेचर इन इंडिया का अलग कोर्स होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन उस समय भी समय बदल रहा था।
हम लोगों की जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं एक तरह से वो स्ट्रेंथन हो रहे थे। वो ग्रुप्स जिनकी आवाज़ हम पहले नहीं सुन पाते थे हमें सुनाई देनी शुरू हो गई थी। और इन सब चीज़ों का असर मुझे लगता है विश्वविद्यालयों में किताबों पे पढ़ाने वालों पे पड़ता भी है, और एक समय होता है जब कुछ बदलाव आ भी जाता है। 7 साल के डिबेट के बाद ट्रांसलेशन का पेपर इंग्लिश लिटरेचर में आया, ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, और वो आज एक कंपल्सरी पेपर है। उसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शनल पेपर्स भी ट्रांसलेशन में हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन में हैं, कोर्स में हैं, अंग्रेज़ी लिटरेचर के कोर्स में हैं। पर पढ़ाते पढ़ाते हमें ये भी महसूस हुआ है, जैसे बहुत सारे लेखकों के साथ होता है, फणीश्वरनाथ रेणु का भी कुछ ऐसा था कि अंग्रेज़ी लिटरेचर तो छोड़िए, जो हिंदी साहित्य के लोग भी थे उनके 2 उपन्यास और लगभग 15-20 कहानियाँ पढ़ा। अगर रेणु का पेपर है उसमें यही होता था, मैला आंचल, परती परिकथा, लालपान की बेगम, वगैरह वगैरह, रसप्रिया, ये 15 कहानियाँ। लेकिन रेणु उससे बहुत ज़्यादा विस्तार है उनके काम का। और हमारे मन में एक बात थी कि रेणु को अंग्रेज़ी लिटरेचर में होना तो चाहिए है भी, लेकिन हिंदी वाले ही इतना कम उनके बारे में जानते हैं, अंग्रेज़ी वाले तो फिर भी अनुवाद पे निर्भर हैं। तो कुछ ऐसा काम होना चाहिए भारतीय भाषाओं के राइटर्स पे, कुछ राइटर्स पे, जो कि अंग्रेज़ी वाले पढ़ाने वाले जो लोग हैं और पढ़ाने वाले लोग हैं उनके लिए रेफरेंस बुक हो। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी किताब रेणु पर है, उसमें हम 10 भारतीय भाषाओं के राइटर्स पे काम कर रहे हैं, और जो हिंदी के राही मासूम रज़ा और रेणु 2 हिंदी के राइटर्स हैं। तो मैंने इनका पूरा साहित्य पढ़ा, जो भी उनके 5 वॉल्यूम्स में अवेलेबल है। जो ये भारती आयावर जी ने रेणु रचनावली की 5 वॉल्यूम्स वो मैंने पढ़ी, और जितनी भी मैं पढ़ती गई मुझे लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। आप खुशकिस्मत हैं, हमारी जानकारी रेणु से पुस्तकों, उनकी रचनाओं के द्वारा ही है, और किसी तरह से उनको जानने का हमें अवसर नहीं मिला। लेकिन क्योंकि उन्होंने उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, उनके मेमोयर्स जो हैं, रिपोर्टाज जो हैं और रिपोर्ट्स जो हैं, ये जो विधाएं हैं उसमें हम रेणु को स्पष्ट देखते हैं। जो उनके उपन्यास और कहानियां हैं वो उसमें भी नज़र आते हैं एज अ राइटर, पर वो अगर हम उसको फिक्शन समझें, जैसे यहाँ आके देखिए तो आपको महसूस होता है वो फिक्शन भी था और नहीं भी था, क्योंकि फिक्शन की जड़ तो नॉन फिक्शन में ही होती है। पर अगर कोई वो फैक्ट चैलेंज भी करता है कि ये आप फिक्शन में से राइटर की ऑटोबायोग्राफी नहीं निकाल सकती हैं, वो हम मान लेते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स, मेमोइर्स, इसमें हमारे सामने रेणु बिल्कुल सामने है। और उनका जो व्यक्तित्व मेरी आँख में है, आप उनको जानते भी थे, वो है जिसको हम कहते हैं ना करुणा। मेरा सबसे जो बेसिक उनके लिए अंडरस्टैंडिंग है वो है करुणा की, उसके लिए जो कि जिसको हम कहते हैं डिप्राइव्ड है। एक है निडरता, निडर, बहुत बीमार रहते थे लेकिन डरते नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान मैं इनफैक्ट आते हुए भी यही बात कर रही थी, जयप्रकाश नारायण जी की एक सतीश जी से जिन्होंने थिएटर शुरू किया था पटना में, और ये सारा डिस्कशन वही पटना कॉफ़ी हाउस में रेणु और सतीश जी, ये मेरी सारी पढ़ने से ही जानकारी है होता था। और रेणु जी एक रोल करने जा रहे थे स्टेज पर, तो उन्हें जयप्रकाश जी का पत्र आया कि अभी आप ये सब मत करिए।
क्योंकि आपकी गिरफ्तारी का चांस है। अपने को संभाल के रखिए, आपकी हमें बाहर, जेल से बाहर आवश्यकता है और आपकी सेहत भी ठीक नहीं है। तो आप जो भी करिए अपने आप को लाइमलाइट से थोड़ा दूर रखिए इस समय। लेकिन फिर हम सब जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई, वो बीमार भी रहे, उनकी गिरफ्तारी थी। तो एक निडरता जो थी वो थी। और लोग जो साहित्य को पूरी तरह समझते नहीं हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि साहित्य तो कुछ इमेजिनेशन की दुनिया में रहता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो नहीं समझते होते हैं, हाँ किसी हमें मन में आया वो तो हम भी लिख लेंगे, एक कहानी रात को बैठ के सुबह आपको सुना देंगे। इतना आसान तो नहीं है, जो लिखने बैठता है उसको पता है। लेकिन साहित्य और राजनीति का बहुत करीबी रिश्ता है, नहीं तो किताबें बैन क्यों होती? किताबों से ना कोई गोली किसी को मार सकता है, ना कोई किसी की हत्या कर सकता है, तो किताबें क्यों बैन होती हैं? वो भी उपन्यास, क्या ज़रूरत है बैन? वो भी फिक्शन, कहानियाँ क्यों? मैंने अपने एक मेरे साथ मेरे कोलीग हैं प्रोफेसर खालिद अलवी, उनके साथ 2 उर्दू की किताबें भी अनुवाद करी हैं। एक अंगारे जो 1934 में बैन हुई थी, और दूसरी किताब है मंटो की। जब गुज़र गए तो उनके जो साहित्यकार दोस्त थे उन्होंने उनके बारे में कुछ लेख लिखे, तो उनके काम के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में। सो मंटो द मैन एंड हिज वर्क, तो ये 2 मैंने करी हैं। और दोनों मंटो पे तो 3-4 बार मुकदमा चल चुका था, और अंगारे बैन करके सड़क पे जलाई गई थी। उसकी कॉपी कहीं से कभी मिल गई थी तो मिल गई थी। तो क्यों, अगर वो इतनी इनोसेंट चीज़ है साहित्य कि किसी के दिमाग में कुछ आया लिख दिया, तो उससे डरने की क्या बात है? पर डरने की ये बात है, अगर सत्ता को लगता है कि, और सत्ता ऐसी है कि उसे लगता है ये जो आइडिया बिल्डिंग है, ओपिनियन बिल्डिंग है। हर साहित्य की एक आइडियोलॉजी तो होती है, साहित्यकार की आइडियोलॉजी होती है। अगर, और ऐसा नहीं है कि कोई भी हर सत्ता में ऐसा होता है कि वो अपने ऑपोजिशन की बातें नहीं अलाउ करते हैं। डेमोक्रेसी तो वही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन जब अंगारे बैन हुई तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था, उन्हें लगा कुछ, उन्होंने बैन किया। तो साहित्य और राजनीति का अभी मेरे से पहले वाले बोलने वाले वक्ता ने ठीक कहा, बिल्कुल क्लोज संबंध है। और रेणु जैसे राइटर का तो बहुत ही क्लोज संबंध है। और अपने राजनीति के बारे में वो अपनी रिपोर्टाजेस, नेपाल क्रांति कथा किसी भी उपन्यास से ज़्यादा है, उनकी कहानियों से भी काफ़ी मोटा है। नेपाली, बंगला और हिंदी तीनों में लिखते थे, अनुवाद भी करते थे। दुख की बात यह है कि उनके शुरू की रचनाएं तो काफ़ी इधर उधर खो गई। अभी भी वो मिली नहीं है, जो मिली हैं वो भारत यायावर ने ये 5 वॉल्यूम्स में इकट्ठी करी। अगर और मिलेगी तो उम्मीद करते हैं और मिले और भी हम पढ़ सकें। तो रेणु की रचनाओं का उन्होंने खुद ही एक तरह से अपनी मैला आंचल पे उन्होंने खुद ही डिबेट शुरू कर दिया। मैला आंचल और कोष्ठक में नीचे लिख दिया एक आंचलिक उपन्यास। अब वो आंचलिक की बहस तब से शुरू होके आज तक चल रही है। हिंदी भाषा की बहस तब से शुरू होके आज तक चल रही है। और कुछ बाहर के स्कॉलर्स भी हैं। एक कैथरीन हैंसन, प्रोफेसर कैथरीन हैंसन, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में थी, यहाँ आके रही काफ़ी दिन, और उन्होंने रेणु का अनुवाद भी किया और कुछ उनके बारे में, स्पेशली भाषा के बारे में आर्टिकल्स भी लिखे। इयान वुल्फोर्ड उनके ही स्टूडेंट अभी ऑस्ट्रेलिया में है। इनफैक्ट वो हमारे वॉल्यूम के लिए उनका एक आर्टिकल भी है।
जी जी, तो उनकी कुछ ये फोटोग्राफ्स कुछ मैंने उन्हीं के पास देखी हैं। तो पर कैथरीन हैंसल की एक तो बातें से मैं जिस तरह से उन्होंने पढ़ा मैं थोड़ी डिसएग्री करती हूँ। उसके लिए बस खास तौर से भाषा ऐसी चीज़ है कि जिसको हमारी अगर वो हमारी उंगली से फिसल जाती है और हमको नहीं पता है तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या गलती अनुवाद में। और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ मेरे अनुवाद में ऐसी कोई गलती ना रहे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि अगर पता ही नहीं है तो यही नहीं पता लगेगा कि मिस क्या किया है। तो एक जैसे अनुवाद का मैं आपको बताती हूँ कि एक जगह एक कहानी में है कि उसका बेटा आया, माँ ने गिलास में दूध डाला और उसमें एक साड़ी का टुकड़ा डाल के उसको देने चले ना। साड़ी, मालूम नहीं यहाँ क्या कहते हैं, साड़ी को यहाँ यूज होता है कि नहीं? मलाई। उसका अनुवाद है कि माँ ने मदर ब्रॉट द मिल्क एंड पुट कॉर्नर ऑफ हर साड़ी। बहुत अच्छी अनुवादक हैं वो, लेकिन ये उनसे स्लिप हो गया। रेणु के अनुवाद में ये होने का खतरा बहुत है। तो लेकिन फिर भी अनुवाद ना हो तो जो ये भाषा नहीं पढ़ता है वो उसके लिए अनुवाद होना भी जरूरी है। और अनुवाद मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद भी लिखती हूँ, मैं क्रिटिकल भी काम करती हूँ और अनुवाद भी करती हूँ, मुझे तीनों में से अनुवाद सबसे कठिन लगता है। जब दिमाग बहुत इधर उधर घूमने लगे, डिसिप्लिन करना है, आप अनुवाद करने बैठ जाइए। उसका एक डिसिप्लिन जो है ना वो आपको इधर उधर नहीं जाने देगा, आपको उसके अंदर ही रहना है। मैंने अपनी किताब के लिए कुछ अनुवाद किसी से कराए थे, तीन चार लोग हैं जिन्होंने कुछ छोटी छोटी कहानियाँ करी हैं। और लेकिन फिर मुझे लगा शायद मुझे ही करना चाहिए, तो एक्सट्रैक्ट्स जो मैलांचल और पति परिकथा का अनुवाद मैंने खुद ही किया। उस किताब में रेणु की एक तरह से सैंपल है पूरी उनकी राइटिंग्स का। सारे जितने भी मेजर उपन्यास और बाकी उनके 4 जो उपन्यास हैं, कहानियों का सैंपल, रिपोर्ट्स, मेमोइर्स, फिल्म बनाने में उनके कम से कम 5 संस्मरण उसमें हैं। और उसकी फिल्म बनाने के ऊपर भी एक उपन्यास तो लिखा ही जा सकता है, तीसरी कसम के बनने की, उपन्यास कह लीजिए, किताब कह लीजिए। वो भी एक दुख भरी गाथा है, जब हुई तब हुई। तो अगर भाषा के बारे में रेणु के मैं नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ एक बात, फिर मैं अपनी बात को वक्तव्य को विराम दूँगी कि रेणु की जो मैंने खूबियाँ बताई उसके अलावा जो और साहित्य की जो उस समय मैं नहीं कह पाई अभी, कि साहित्य का जब इंटरप्रिटेशन होता है और वो बदलते हुए जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, बदलती हुई सोसाइटी, राजनीति और क्रिटिसिज्म, अगर वो उसको चैलेंज करता है तो वो साहित्य जो है वो सचमुच क्लासिक है। रेणु की जो भाषा है वो भाषा अगर हम वेस्ट की क्रिटिसिज्म, अभी हमारे यहाँ इंडिया में भी अंग्रेजी लिटरेचर के क्रिटिसिज्म मुझे लगता है थोड़ा अलग है, जो हिंदी समीक्षा होती है उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि थोड़ा अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। तो जो महायुद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद से अंग्रेजी साहित्य में और अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के तरीके में काफ़ी जल्दी से बदलाव आया। वर्ल्ड वॉर 2 तक जो आप कहिए ह्यूमन सोसाइटी है, वो ह्यूमन इंसान को सबसे उत्तम श्रेणी में रखती थी कि इंसान की तरह ना कोई नॉलेजेबल है, ना मोरालिटी, सब तरह से। वर्ल्ड वॉर 2 ने ये सिद्ध कर दिया कि ये सही नहीं है, इंसान जैसा हैवान कोई नहीं है। और जितने भी उस फाउंडेशन थे,
इंसान को समझने के वो हिल गए। साथ ही साथ स्टडी हुई शुरू साइकोलॉजी की, ह्यूमन माइंड की पहले से चलती आ रही थी, लेकिन उस समय वो उसका स्ट्रक्चर और एडवांस काफ़ी हुआ और ये समझ में आया कि दिमाग उस तरह से काम नहीं करता है जिस तरह हम अभी तक समझते रहे हैं। बड़े रैशनल तरीके से हम एक सोच रहे हैं, फिर हम दूसरा सोचेंगे। हम उसी समय एक से ज़्यादा विचार हमारे दिमाग में आते हैं, कुछ गिर जाते हैं, कुछ टपक जाते हैं, और हम कहते कुछ हैं, शायद सोचते कुछ और हैं और कर कुछ और रहे हैं। और दिमाग में उसी तरह से कई सारे पैरेलल, जैसे नदियाँ बहती हैं वैसे बह रहा है। उसको उसमें से एक तरह की राइटिंग निकली जिसको उस समय, अब वो 1920 की बात कह रही हूँ, उस समय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, कि उसी में कैरेक्टर्स भी, हमारा दिमाग यहाँ बैठे हैं लेकिन हो सकता है कोई कंट्रोल नहीं है, 10 साल पहले क्या हुआ था, वहाँ क्या खाया था, वो भी हमारे दिमाग में आ सकता है। अब एज अ राइटर आप उसको लिखेंगे कैसे, अपने आप को उस विचार से आप अलग कैसे करेंगे और उसको व्यक्त कैसे करेंगे। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। उसके साथ ही साथ अच्छा, भाषा भी जरूरी नहीं है हमारे दिमाग में जो विचार आ रहा है वो फुल स्टॉप और पूर्ण विराम के बाद फिर कैपिटल लेटर, वहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। और ऑर्डर कब तक कैसा होना चाहिए और कब ऑर्डर, हम कितना हम डिसऑर्डर हमारे विचारों में नॉर्मल कहेंगे, कितने को नहीं कहेंगे, वो सारे आइडियाज आने लगते हैं। और भाषा जो लिखी जाने लगी, कई बार कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कैरेक्टर्स एक आता है, एक नहीं आता है। तो एक वो लिटरेचर के फील्ड में, सोसाइटी के फील्ड में, जैसे मैंने कहा आंदोलन, डेमोक्रेसी वगैरह, वो आवाज़ें जो हम नहीं सुनते थे हमने शुरू कर दी सुननी। और आज के ज़माने में वेस्ट फ्रांस में एक इंटरप्रिटेशन है जिसको कहते हैं वेल्टी लिटरेचर, WELTI, वेल्टी लिटरेचर। अभी किसी ने रेणु को उस पर्सपेक्टिव में डाल के पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ रेणु को उस फ्रेमवर्क में डाल के पढ़ा जा सकता है, रेणु को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में पढ़ा जा सकता है। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप रेणु को उस तरह समझते हैं जैसे कोई शोधकर्ता की लिमिट्स हो सकती हैं समझने की, लेकिन आप उस ज़मीन से जुड़े हैं। मैंने देखा जो परिकथा में परती ज़मीन थी वो आज हरी है, और ये सपना ही था परती से हरी होने तक का, लेकिन वो सेमर बनी अभी चली रही है और अच्छा ही है चल रही है, नहीं तो वहाँ भी फ्लैट बन जाते कुछ। तो एक जो मैं सोचती हूँ जिसमें काम किया जा सकता है रेणु का, वो है ये नए जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव्स और फ्रेमवर्क, वेल्टी लिटरेचर, और एक जिसको न्यू लिटरेचर कहते हैं वेस्ट वाले, हम वो न्यू लिटरेचर नहीं है। हम जिसको आदिवासी भाषाओं के साहित्य को उन्होंने न्यू लिटरेचर में डाला है, ये चैलेंज, वो तो रिटन लिटरेचर से पुराना है, जिसको हम ओरल लिटरेचर कहते हैं। हम बोलना हमने पहले सीखा, लिखना हमने बाद में सीखा, तो वो तो लिखित लिटरेचर से भी पुराना है, लेकिन उन लोगों ने उसको न्यू लिटरेचर में डाल रखा है। हमारे पास कुछ ऐसी अप्रोच होनी चाहिए। आप सब लिटरेचर साहित्य में गानिए, नहीं तो अभी तक आप मुझे सुन नहीं रहते होते इतनी देर तक। रेणु को नए कॉन्टेक्स्ट में डाल के पढ़ने से इनके लिटरेचर को हम बहुत अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अब तक पढ़ा गया है वो किसी तरीके, ये मल्टीपल रीडिंग्स जिसको कहते हैं, कई तरीके से रेणु को पढ़ा। ये वेल्टी लिटरेचर में बिल्कुल आप वेल्टी लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से इनको पढ़ सकते हैं, आप न्यू लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से इनको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। और मैं सोचती हूँ इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ लेकिन अब ख़ास तौर से इस विज़िट के बाद, लेकिन मुझे लगता है मैंने काफ़ी समय भी ले लिया है, और मुझे कहीं तो अपने आप को एक रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल
मेरे हस्बैंड हमेशा कहते, जब मैं मंटो पे काम कर रही थी तो मेरे मुंह से मंटो मंटो ही निकलता था, और आजकल रेणु रेणु ही निकलता है। तो फिर चांस हुआ तो फिर मुलाकात होगी, फिर बातचीत होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।